एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर। जितनी भी एक्सपेक्टेड मदर्स हैं जिनकी ड्यू डेट जो है अब पास आने वाली है, किसी भी टाइम आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। एंड जितनी भी 8 मंथ एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि अब आप अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज 9 मंथ लगते ही डेट्स काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। कभी भी आप लेबर पेन में जा सकते हो, तो एंड टाइम पे आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रखना ना भूलो। उससे बेटर है कि आप पहले से अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो प्रिपेयर करके रखो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मदर के हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं हॉस्पिटल में। एंड मैंने दूसरा वीडियो भी करूँगी मैं, जिसमें मैं बताऊँगी कि बेबी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ती है। तो मैं दोनों ही वीडियो जो है अपने एक्सपीरियंस पे बेस बना रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने हॉस्पिटल बैग में रखी थी, क्या क्या वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी रही, तो मेरा एक ही दिन का स्टे था, बट आप दोनों के लिए प्रिपेयर होकर जाओ, नॉर्मल के लिए भी, सिजेरियन के लिए भी। तो नॉर्मल के लिए 1 या मैक्स 2 डेज़ का स्टे होता है और सिजेरियन के लिए 3-4 डेज़ का स्टे होता है। तो उस हिसाब से आप अपना हॉस्पिटल बैग लगाओ। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक डेडिकेटेड अपना बैग बना लो, एक मीडियम साइज़ का, जिसमें पॉकेट्स हो, तो क्या सिस्टमैटिक थोड़ा अरेंजमेंट करने में हमें आसानी होती है। सो अब आप हॉस्पिटल बैग खरीदना नहीं, जो भी आपके घर में एक मीडियम साइज़ का बैग मिल जाए आप उसमें रखना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहली चीज़, आप अपनी मेडिकल फाइल रखना ना भूलो, बिकॉज उसमें आपकी पूरी हिस्ट्री है। जिस दिन से आप कंसीव करते हो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, उस दिन से आप पूरी मेडिकल फाइल जो है वो प्रिपेयर रखो, बिकॉज कभी भी इन बिटवीन प्रेगनेंसी आपको कोई भी अप एंड डाउन रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स को फाइनल डिलीवरी टाइम पे रिफ़र करने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो आप वो तैयार करके रख लो। उसी के साथ अगर आपका इंश्योरेंस है तो उसके पेपर्स, डॉक्यूमेंट में रेडी रखो। मैं इसके लिए कहूँगी कि आप हॉस्पिटल से एक बार कंफर्म करो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसका एक ऑलरेडी आप सेट बना के अपनी मेडिकल फाइल में अटैच रख लो। और उसी के साथ अपना आईडी कार्ड रख लो, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बिकॉज जब आप एडमिट होते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सैनिटरी पैड्स और मैटरनिटी पैड्स की बात कर लेते हैं। तो ये मैटरनिटी पैड्स मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। दे आर काइंड ऑफ अ डायपर, जैसे बच्चों के डायपर पैंट्स होते हैं उस टाइप के होते हैं। तो वो इजी टू कैरी होते हैं। हॉस्पिटल में आप नहीं चाहते हो कि किसी तरीके का मैस हो, बिकॉज स्टार्टिंग के डेज़ में काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो वैसे तो हॉस्पिटल से ये पैड्स मिलते हैं, बट इट्स बेटर कि हम अपने साथ भी कुछ रख लें। तो आप ऑर्डर कर सकते हो, 3-4 अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल है। तो ये यूज़ एंड थ्रो में क्या होता है, आसानी होती है। तो आपको क्या है कि ओल्ड पैंटीज़ वगैरह कैरी नहीं करनी पड़ती हॉस्पिटल में। तो और उसके बाद मतलब हॉस्पिटल तक आप ये रखो, उसके बाद आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कर सकते हो जैसे जैसे ब्लीडिंग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। तो ये काफ़ी आपको कंफर्टेबल होते हैं, ये मैं बता सकती हूँ। मुझे तो जैसे हॉस्पिटल से मिल गए थे, हालांकि हॉस्पिटल वाले फिर आपका बिल में ऐड कर देते हैं वो, बट वो अवेलेबल हो जाते हैं हॉस्पिटल से। आगे बढ़ते हैं तो ड्रेसेस की बात करते हैं। ड्रेसेस में क्या क्या रखना है, तो ड्रेसेस में तो आप गाउन ही सबसे कंफर्टेबल होता है, चाहे आपका नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो। और गाउन्स में कहूँगी कि आप अलग से खरीदो मत, उसमें कोई इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है, बिकॉज वो 3-4 डेज़ का ही काम होता है। और उन 3-4 डेज़ में जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग काफ़ी हैवी होती है, तो गाउन्स जो हैं वो गंदे होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो आप या तो आपके पास ओल्ड गाउन्स हैं या फिर जैसे ओल्ड ड्रेसेस होती हैं अपनी लॉन्ग ड्रेसेस, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने तो क्या किया था कि मेरी मम्मी से पुराने जो उनके गाउन थे वो ले लिए थे और उनमें आगे से ओपनिंग करवा ली थी, बिकॉज आगे से अगर ओपनिंग हो, फ्रंट ओपन हो, तो वो ईजी होता है आपको फीड कराने में। तो आप कंफर्टेबली बटन ओपन करके आराम से फीड करा सकते हो। तो जितने भी मम्मी के गाउन थे, मैंने अपने टेलर से जो थे वो उसमें आगे बटन्स लगवा ली थी। मैंने जिप और हुक नहीं लगवाया था, बिकॉज मुझे थोड़ा सा रिस्की लगा, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी है, कभी कुछ फंस गया उसके हाथ पैर में, या फिर जिप खोलते टाइम कभी गलती से भी उसका हाथ या पैर में कुछ स्किन भी आ गई, तो वो बड़ा रिस्की था। इसलिए मैंने बटन्स प्रेफर किए, तो मैंने बटन्स लगवा लिए थे। तो क्योंकि वो गाउन्स तो आप बाद में नहीं पहनने वाले हो, अगर आपके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खरीदना ही है, तो बिल्कुल सस्ते से सस्ते गाउन्स में आप इन्वेस्ट करो।
एक ड्रेस आप कैरी करो कि आप जब डिस्चार्ज होगे तब आप घर पहन कर के आओगे, वो रख लो आप। उसी के साथ नर्सिंग ब्रास काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, तो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ जैसे कि वो आराम से जो है अटैच और डिटैच आराम से हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैंने गाउन्स का भी बताया कि मैटरनिटी गाउन्स भी आते हैं जिनमें ज़िप आराम से ओपन हो सकती है, पर उसमें जो ओपनिंग होती है वो बहुत ही छोटी होती है, उससे काम नहीं चलता है। पर ये जो नर्सिंग ब्रास हैं जो अटैच और डिटैच वाली हैं, ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं, आप आराम से बेबी को जो है फीड करा सकते हो। अगर आपकी डिलीवरी जो है वो ठंड में हो रही है, वैसे भी ठंड में नहीं भी हो रही है तो भी अपने साथ एक स्वेटर, नॉर्मल स्वेटर, अपना शॉल कैरी करो आप, अपना क्या बोलते हैं हेड कवर के लिए कुछ कैरी करो। अगर समर्स ज़्यादा हैं, समर्स में आपकी डिलीवरी है तो एक कॉटन का दुपट्टा रख सकते हो, विंटर्स में है तो एक कैप रख लो वूलन का, बिकॉज डिलीवरी के बाद सबसे पहले तो हमें सर बांधना होता है। मैंने आपको बताया था आफ्टर डिलीवरी केयर में कि सबसे पहले आपको सर बांधना होता है, तो उसके लिए रात बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें रखना इंपॉर्टेंट है। कॉटन रख लो ताकि आप अपने ईयर्स भी जो है वो पैक कर सको। उसके बाद हैंड टॉवल रख लो, नॉर्मल फेस टॉवल रख लो आप, बिकॉज बड़ी टॉवल रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ नहाने को तो मिलता नहीं है आपको। तो और आप अपना लोशन जो भी आप यूज़ करते हो नहा के, फेस वॉश हो गया, हर चीज़ छोटा छोटा रख लो आप, बिकॉज 3-4 डे का स्टे है तो ज़बरदस्ती अपना बैग हैवी करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तो जैसे लिप बाम, काजल, नॉर्मल जो अपना क्रीम होता है, फेस वॉश होता है, सैनिटाइज़र रख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हॉस्पिटल से अवेलेबल रहता है बट अपना भी कैरी करना इज़ गुड। स्लीपर्स रख लो आप, जो वॉशरूम आने जाने में थोड़ा सा जो स्लिपरी ना हो, तो वो प्रॉपर चूज़ करके आप स्लीपर्स रख लेना हॉस्पिटल के लिए। उसी के साथ फीडिंग कवर आप ले सकते हो। अगर फीडिंग कवर नहीं लेना चाहते हो तो एक नॉर्मल दुपट्टा भी ले सकते हो। तो मैंने तो फीडिंग कवर में जैसे मेरे पास 2 टाइप के ऑलरेडी बोलना चाहिए कि विवान के टाइम के भी थे, और मेरे कुछ घर में ही भाभी वगैरह उन्होंने मुझे दे दिया था, तो वो मेरे काम में आ गए। बिकॉज हॉस्पिटल में ना काफ़ी लोग विजिट करते रहते, फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए देखने, तो अब आपको फीड कराना है तो अब बार बार तो आप बोल नहीं सकते हो। वैसे तो सब समझते हैं कि फ़ीड कराना है तो रूम से बाहर ही निकल जाते हैं, बट अगर कोई बैठा भी है तो आप आराम से बच्चे को फ़ीड करा सकते हो। तो वो कवर जो होता है काइंड ऑफ एप्रॉन होता है, उस टाइप का भी होता है, और एक दुपट्टा टाइप का भी होता है जो चिट बटन होती है, वो आप कवर करके बेबी को आराम से जो है वो फीड करा सकते हो। अच्छा, इसी के साथ मुझे याद आया कि अभी फीडिंग पिलोज़ भी आ रहे हैं, तो वो कैरी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट मुझे तो इतना तामझाम एक्चुअली पसंद नहीं है। मुझे तो मैं तो क्या करती थी, पिलो ही जो अपने नॉर्मल पिलो होते थे वो ही नीचे लगा के बेबी को आराम से फीड करती थी। बिकॉज क्या क्या लोगे आप, क्या क्या चीज़ों में आप इन्वेस्ट करोगे, तो हर चीज़ कंफर्टेबल होती है, जो आपको कंफर्ट लगे। अब अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं। तो ये था मदर के हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए, बेबी के हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए, उसका मैंने अलग से वीडियो किया है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।